हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, इसका पहला पार्ट। जिसने भी नहीं देखा है, आप वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री क्लास 10th हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए अब हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अभी हमने देखा कि फ्रांस में किस प्रकार क्रांति आई, राष्ट्रवाद नामक शब्द 1789 में कैसे आया सामने, निरंकुश शासन का अंत हुआ, वहाँ पे प्रजातंत्र की स्थापना हुई। साथ में हमने देखा क्रांतिकारियों के द्वारा सामूहिकता की भावना को कौन कौन से कदम उठाए गए। इसके बाद हमने देखा नेपोलियन संहिता, नेपोलियन के बारे में देखा, किस प्रकार नेपोलियन आता है और पुनः वहाँ राजतंत्र स्थापित हो जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, देखते हैं पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। चलिए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो वैसा नहीं पाएंगे डियर फ्रेंड्स जैसा कि आज मिलता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, तो उस समय ये कुछ भी नहीं थे। उस समय ये बटे हुए थे किसमें? तब ये राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, है ना, जिसके शासन के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। जो यूरोप है डियर फ्रेंड्स, पूर्वी साइड का और मध्य साइड का, यह निरंकुश यहाँ पे राजा राज्य करते थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति से भागीदारी नहीं थी। उनकी कोई सामूहिकता की पहचान नहीं थी कि नहीं हम हिंदू हैं या फिर कोई संस्कृति से बंधे हों। वो सब अलग अलग थे। वो सोचते थे हम अलग हैं, तुम भी अलग हैं। यदि 18वीं मध्य यूरोप, पूर्वी और मध्य यूरोप में एक तो वहाँ पे निरंकुश शासक चलता था, और डियर फ्रेंड्स, उनकी कोई एक सामूहिकता की पहचान नहीं थी। जैसे हम आज बोल देते हैं ना कि हम भारतीय हैं, हमारी यही पहचान है, हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति की पहचान बता रही है ना, हम धर्म का पहचान बताता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार वो जुड़े नहीं थे, अपने अलग अलग सामूहिकता की भावना या पहचान नहीं रखते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे हम बोलते हैं हम सब हिंदी भाषी हैं, तो वे उनकी सभी की अलग अलग भाषाएं थी। विभिन्न जातियों के सदस्य थे वो। हम बोल देते हैं कि नहीं हम एक ही जाति के हैं, है ना, या फिर तो जैसे अभी बटे हुई है, छोटी छोटी कैटेगरी में बटे हुए हों और उसी में झगड़ते रहते हैं, नहीं आप हमारी जाति के नहीं हो, तुम हमारी जाति के नहीं हो, ऐसा वैसा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, विभिन्न जातियों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, जैसे ऑस्ट्रिया है, हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्र जनसमूह में जोड़ कर के बना था। तो डियर फ्रेंड, जो यदि उस टाइम पे हम देखें तो ऑस्ट्रिया है जो हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था, वो कई अलग अलग छोटे छोटे जनसमूहों में, टुकड़ों में बटा होता था। इसमें एल्प्स के टिरोल ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी, वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी बोलने वाले प्रांत के लोग रहते थे। डियर फ्रेंड्स, ये अलग अलग भाषा में बोलते थे, अलग अलग में बटे हुए थे, अलग थलग थे, है ना। कोई इनकी एक पहचान नहीं थी कि नहीं हिंदी भाषी हैं, कि हम इतालवी भाषी हैं या कुछ भी। देखिए, हंगरी की ही बात कर लें तो हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि डियर फ्रेंड्स आधे लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कॉर्नियोला स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग रहते थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह की वो डियर फ्रेंड्स, यदि हम ऐसे फर्क होते हैं कि वहाँ पे भाषा अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ के सब लोगों का अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो डियर फ्रेंड्स, क्या वहाँ पे राजनीतिक एकता हो सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो यही लिखा है कि आसानी से वहाँ पे राजनीतिक एकता के बंधने वाला नहीं थे वो लोग।
इस तरह के समूहों में आपस में बांधने वाला डियर फ्रेंड्स उनको एक ही तत्व था, वो था कि हम लोगों के सम्राट के प्रति निष्ठा, कि हमारा सम्राट सबका एक है। बस यही शब्द उनको एक सामूहिकता की भावनाएं बांटता था कि आपका भी सम्राट एक है और हमारा भी सम्राट एक है। बल्कि ना तो कोई वहाँ की संस्कृति एक बांधने का काम कर रही थी, वहाँ पे सब अलग अलग बंधे हुए थे, अलग अलग बटे हुए थे। हमारी भाषा अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारी संस्कृति अलग है, मेरी अलग है, तो इसमें राजनीतिक एकता कहाँ से आ सकती है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, अपने क्रांतिकारी के सामूहिकता की भावना के लिए उन्होंने क्या किया था, एक झंडा बनाया था, एक भाषा बनाई थी, है ना। सभी के लिए एकता की भावना को जोड़ने का वो काम करते थे। इसीलिए एक झंडा, एक पोशाक, नेशनल जैसे कि नागरिकता बना दी, ये सब क्या है, एकता को जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे। इसके बाद देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। तो फिर जब ऐसे अलग थलग हैं तो फिर कैसे राष्ट्रवाद हुआ, कैसे उनके प्रति, सब लोगों के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना कैसे जागी, चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, उस समय जो यूरोप था हमारा, वो दो वर्गों में विभाजित था, दो वर्गों में बटा हुआ था। वो कौन कौन से, एक था कुलीन वर्ग और दूसरा था नया मध्य वर्ग। दो वर्गों में था। तो देखिए, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक हुआ करते थे डियर फ्रेंड्स, वो यूरोप के सबसे प्रभुत्वशाली कुलीन वर्ग होते थे। कुलीन वर्ग कौन होते थे, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से वहाँ के ज़मीन के मालिक हुआ करते थे और इनका प्रभुत्वशाली थे, इम्पॉर्टेंट रोल निभाते थे वहाँ पे। इस वर्ग का एक सदस्य साझा जीवन शैली से जुड़ा हुआ था, जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी आसपास। साझा जीवन शैली डियर फ्रेंड्स, वो ग्रामीण मतलब साझा अच्छी स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीते थे। वे ग्रामीण इलाके में जायदाद और शहरी हवेली के मालिक हुआ करते थे। तो डियर फ्रेंड, वो तो ज़मीन के मालिक हैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से। तो वहाँ की जो हवेलियाँ थीं, ग्रामीण इलाके में जो जायदाद और शहरी हवेलियाँ थीं, उनके मालिक हुआ करते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों में के बीच वो लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग भी करते थे। कौन डियर फ्रेंड्स, कुलीन वर्ग। उसके परिवार डियर फ्रेंड्स, उनके जो परिवार थे अक्सर वैवाहिक संबंधों से जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से बहुत छोटे थे, है ना, संख्या में कम थे, बड़े आदमी हैं, कम हैं, कुलीन वर्ग हैं, जायदाद के मालिक हैं, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हवेलियों और शहरों की हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। फ्रेंच भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे। साझा इनकी जीवन शैली थी। कौन की, कुलीन वर्ग की बात चल रही है। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, वैवाहिक संबंधों से ये लोग कुलीन वर्ग जुड़े होते थे। इनकी संख्या कम थी। हम देखते हैं गांव में बड़े आदमियों की संख्या क्या, अमीर लोगों की संख्या कम ही होती है ना, ज़्यादा तो गरीब होते हैं और वही हमको परेशान करते हैं। कम होते हुए भी हड़पना कुल मिला के नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई कोई कमाई के द्वारा भी हो जाता है ना। करिए, आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए, जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक होते थे। छोटा समूह होता, जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक हुआ करते थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन किराएदार और छोटे काश्तकार की खेती किया करते थे। पश्चिम में जो ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार होते थे, वो खेती किया करते थे यूरोप के पश्चिम में। जबकि यदि पूरब और मध्य यूरोप में देखें तो विशाल भूमि जागीरों में बटी होती थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। जो पूर्वी और मध्य वाला इलाका है यूरोप का, उसमें जो यूरोप में विशाल जागीर में बटी हुई थी भूमि, जहाँ पे भूदास खेती किया करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा कि पश्चिम की बात करें, पश्चिमी यूरोप की, तो वहाँ पे किराएदार और काश्तकार खेती किया करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में बात करें तो वहाँ पे विशाल जागीर में बटी हुई थी खेती और वहाँ पे भूदास खेती किया करते थे। अब बात करते हैं हम पश्चिम की, तो बात कर ली हमने। पश्चिमी और मध्य यूरोप की बात करें तो यहाँ पे यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों के विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, जो पश्चिम मध्य यूरोप था, वहाँ पे औद्योगिक उत्पादन स्टार्ट हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, जब उद्योग की बात आती है तो उनका अस्तित्व तो सीधे बाजार से टिका ही होता है। जो चीज़ उत्पादन हमने की है उसका तो विक्रय करना ज़रूरी है, वरना हम क्या करेंगे उस चीज़ का, सड़ जाएगी, गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी,
वैसी चीज़ होगी तो, और वैसी चीज़ नहीं है तो रखने के लिए थोड़ी ना उन्होंने उत्पादन किया है ना। तो डियर फ्रेंड्स, जो पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्व में हमने देखा, पूर्व में तो खेती और पश्चिम में खेती हो रही थी, है ना। हाँ, तो कभी पूर्व में हम देख रहे थे कि भूदास के द्वारा और पश्चिम में किराएदार द्वारा। लेकिन जो पश्चिम मध्य का इलाका था वहाँ औद्योगिक उत्पादन स्टार्ट हुआ था, जिसका अस्तित्व बाजार से टिका हुआ था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन 18वीं सदी के दूसरे भाग से प्रारंभ हुआ। लेकिन यदि हम इंग्लैंड में कब हुआ? 18वीं सदी के दूसरे भाग से। लेकिन बात करें फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में 19वीं सदी के दौरान ही वहाँ पे औद्योगिक उत्पादन शुरू हुआ, जबकि इसके पहले इंग्लैंड में हो चुका था। तो फ्रेंड्स, जैसे औद्योगिक उत्पादन होना स्टार्ट हो गया तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। अब डियर फ्रेंड, जैसे ही उद्योग धंधे खुलेंगे तो नए सामाजिक समूह तो समझ में आएंगे। कैसे? जैसे हम देखते हैं उसमें श्रमिक लोग भी लगते हैं, श्रमिक वर्ग का काम भी होता है ना। और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र लोग से बने हुए थे। तो डियर फ्रेंड्स, इनकी भी ज़रूरत पड़ने पर लगी। जैसे औद्योगिक उत्पादन हुआ तो उसके लिए श्रमिक वर्ग भी चाहिए है, उद्योगपति भी चाहिए है, उत्पादक व्यापारी वगैरह भी चाहिए, सेवा क्षेत्र भी चाहिए, होटल वगैरह और व्यापारी वर्ग भी चाहिए है। इसके बाद मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। तो डियर फ्रेंड्स, मध्य और पूर्वी यूरोप में जो ये समूह हमने देखे, जैसे व्यापारी वर्ग देखा और उद्योगपति देखा और श्रमिक वर्ग देखा, तो इनके आकार ये कम थे, ठीक है ना। 19वीं सदी तक अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारी की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही कुलीन वर्ग हमने पढ़ा था, जो कि विशेष अधिकार रखते थे, सामाजिक जागीरदारों के मालिक हुआ करते थे ज़मीनों के, और जैसे शहरों में हवेलियों के मालिक हुआ करते थे, उच्च उनके अधिकार प्राप्त थे, राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही उनका समाप्ति हुई कुलीन वर्गों की, तो इसके बाद उभर के सामने आया शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच। जो शिक्षित वर्ग थे और उदारवादी वर्ग थे, इनके बीच लोकप्रियता, प्यार की भावना बढ़ने लगी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, वो शिक्षित भी थे और उदारवादी की मांगें भी अच्छी थी आज़ादी के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, इनके मध्य प्यार की भावना बढ़ने लगी, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे हुआ, अभी हमने क्या देखा। अभी तो उदय मतलब चल रहा है, ये बात चल रही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसे कि हमने वहाँ देखा कि पहले तो क्या था, कुलीन वर्ग वगैरह था, अलग अलग उसमें बटे हुए थे लोग। दो वर्गों के बारे में देखा, अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी वहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है, लोगों ने इसको कैसे क्या समझा, जैसे मध्य वर्ग क्या समझते थे उदारवादी का मतलब, या फिर हम देखें आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी का मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने देखते हैं, अर्थ देखते हैं। देखिए, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। तो यूरोप में जो उदारवादी का मतलब शुरुआत के दशकों में देखें 19वीं सदी के, तो इसका मतलब होता था राष्ट्रीय एकता से संबंधित, ठीक है। उदारवाद यानी होता है लिबरलिज्म, जो कि शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है। ये उदारवादी, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उसका अर्थ क्या होता है उदारवाद का मतलब सीधे आज़ाद। और नए मध्य वर्ग जो थे, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब होता था व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। नए मध्य वर्ग क्या मानते थे उदारवाद को, कि ये इसका अर्थ होता है व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। राजनीतिक रूप से यदि हम देखें, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो।
उदारवाद राजनीतिक रूप से हम देखें कि उदारवाद का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ मतलब सीधे यही होता था कि राजनीतिक रूप से उदारवाद सरकार एक ऐसी सरकार पर जोर देती थी जो सहमति से बनी हो, किसी एक के उस पर ना बनी हो, निरंकुश शासन पर नहीं, बल्कि सबकी लोगों की सहमति। जैसे हम प्रजातंत्र में देखते हैं हमारी सरकार कैसे बनती है, सबकी सहमति से ही बनती है। फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद जो था वह निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति से था। मतलब डियर फ्रेंड, फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा था वो लोग भी क्रांतिकारी क्या चाहते थे, वो क्रांतिकारी चाहते थे कि निरंकुश शासक को हटाना, निरंकुश शासक से लोगों को मुक्त करना। तो उसके बाद से जैसे ही उदारवाद आया तो इसका मतलब भी यही था कि निरंकुश शासक और पादरी वर्गों की विशेष अधिकार जो प्राप्त हैं उनकी समाप्ति से था, और संविधान और तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर में था कि संविधान बनना चाहिए, संसदीय प्रतिनिधि होना चाहिए, है ना, उसके पक्षधर में था, और निरंकुश शासकों के खिलाफ था ये हमारा उदारवाद। देखिए 19वीं सदी के उदारवाद निजी स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे कि आप निजी संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकारी के पक्ष में था। लेकिन ये जरूरी नहीं था डियर फ्रेंड्स, जैसे देखा ना कानून के समक्ष बराबरी हमने पढ़ा, तो इसके समय इस टाइम पे ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष हमने बराबरी तो कह दी कि सभी के लिए मताधिकार मत देने का अधिकार बराबरी का। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था कि वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। जब क्रांतिकारी की बात करें डियर फ्रेंड, जब हमने फ्रांस में क्रांति हुई थी तब देखा था कि उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था कि वहाँ पर मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से डियर फ्रेंड्स वंचित रखा जाता था। और कुछ समय आया था जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद जब जैकोबिन क्लब हमने पढ़ा था, जैकोबिन क्लब की यूरोप में स्थापना होने लगी, जिसके कारण विचार फैलने लगा, जाने लगे। तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे आया था, उस टाइम पे कुछ मताधिकार के अधिकार डियर फ्रेंड्स सभी को प्राप्त हो गए थे। थोड़े समय के लिए जैकोबिन क्लब में शासन के सभी वयस्कों को पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हो गया था, लेकिन डियर फ्रेंड्स वो कुछ समय तक ही चला, है ना। जैसे ही नेपोलियन संहिता फिर से लौट के आती है, हमने बताया था फ्रांस में क्रांति हुई, फिर बाद में यूरोप में सब जगह फैलने लगी। इसके बाद नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन के नियंत्रण में आ जाता है राजतंत्र पूरा पुनः। फिर बाद में फिर से नेपोलियन संहिता बनाता है ना, कुछ विशेषाधिकार देता है लोगों को, मतलब कि कानून के समक्ष बराबरी, उदारवादी से संबंधित, फ्रांस की क्रांति से संबंधित विचारों का समावेश करता है, और कुछ राजनीतिक प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, ठीक है ना। तो नेपोलियन संहिता आती है जैसे ही, तो उसमें यह पुनः सीमित मताधिकार वापस आता है। जैसे ही जैकोबिन क्लब हुआ था उसमें सबको मताधिकार मिल गया था, लेकिन फिर से नेपोलियन के आ जाने से पुनः यह सीमित मताधिकार वापस आया। उसने महिलाओं और अवयस्कों का दर्जा देते हुए, महिलाओं को वो लोग क्या मानते थे कि अवयस्क हैं, ये वयस्क नहीं हैं, ये तो कभी पिता के संरक्षण में रहती हैं, पिता की बात मानती हैं, तो कभी पति की बात मानती हैं। इनका स्वयं का सेल्फ मताधिकार मत तो है ही नहीं है, ऐसा माना जाता था, ठीक है ना। अधीन पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया था। देखिए संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन चलाया। तो डियर फ्रेंड्स, महिलाओं और जो संपत्ति विहीन पुरुष थे जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था, उन्होंने मिलकर के क्या किया, आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया 19वीं सदी के अंतिम में, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब क्या था। अभी हमने देखा कि मध्य वर्ग लोग उदारवाद को कैसे मानते थे, और यूरोप का उदारवाद का मतलब क्या था उसका हमने देखा, आज़ादी, व्यक्ति की आज़ादी,
है ना, ये सब देखा। और कानून के समक्ष बराबरी, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे डियर फ्रेंड्स ये सभी हमने देखा। अब आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? तो देखिए, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और पूंजी तथा चीज़ों के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। उदारवाद का मतलब था कि बाजारों को मुक्त किया जाए, कि हम एक सभी जगह व्यापार कर सकें और उस पर नियंत्रण न लगाया जाए, आवागमन शुल्क न लिए जाएं। ये इसके पक्षधर था। ठीक है, तो देखिए 19वीं सदी में जैसे ही इस सदी के दौरान पर उभरते हुए मध्य वर्गों की भी यह जोरदार मांग थी कि बाजारों को मुक्त कर दिया जाए। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम 19वीं सदी के पहले भाग के जर्मन भाषी इलाके का उदाहरण लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे कैसा क्या था? तो देखिए, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेश 39 राज्यों का एक महासंघ था। और डियर फ्रेंड्स, 39 राज्यों का एक महासंघ था। इसमें प्रत्येक की डियर फ्रेंड्स अपनी अपनी नाप प्रणाली थी। तो 39 राज्यों से मिलकर के एक महासंघ बना था नेपोलियन के टाइम पे, और अपनी अपनी डियर फ्रेंड्स यहाँ पे नाप प्रणाली थी, अपना अपना पैसा था, मुद्रा थी। तो डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए, जब एक स्थान से दूसरे स्थान हम व्यापार करने जाएंगे तो वहाँ पे अलग माप रहे हैं, यहाँ अलग माप रहे हैं, तो हमें कम ज़्यादा तो प्रॉब्लम होगी व्यापार करने में। मुद्राएं यहाँ चल रही है वो वाली मुद्रा, वहाँ नहीं चल रही है। एक राज्य और 39 राज्यों का महासंघ बना हुआ था, सभी जगह जाते थे व्यापारी वर्ग, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। तो देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि 1833 में एक हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहे एक माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ा, और सभी के लिए हर बार उसको 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। अब 5% कैसा? वस्तु और वजन के आकार के आधार पर वस्तुओं के वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे ये सीमा शुल्क। अब जितनी आपकी वस्तु है उसका आप 5% दीजिए, और हर 11 शुल्कों से, और हर राज्य में आप कहीं से कहीं जा रहे हैं तो सब जगह आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, सब चीज़ें महंगी होंगी कि नहीं होंगी? अब उनका पैसा लगा है डियर फ्रेंड्स, तो वो अपने पास से थोड़ी ना वो करेंगे, और क्या करें, वो भी मजबूर हैं। वो जितनी आमदनी होती है तो थोड़ी ना दे देंगे, है ना, कि हमको सीमा शुल्क लगा तो अब डियर फ्रेंड्स 5% लगा तो 5% अब वो वस्तु पर बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे क्यों नहीं, है ना, कि 5% महंगी बेचेंगे वो, जब तो उन्हें फ़ायदा होगा, या फिर नहीं, वरना तो उनकी मेहनत ही फालतू जाएगी। तो ये सब डियर फ्रेंड्स लगा दिया जाता था। इसके साथ ही चूँकि हर क्षेत्र में डियर फ्रेंड्स अपनी अपनी नाप तोल की व्यवस्था भी थी, समय भी उनका वेस्ट होता था। यहाँ पे एक ही फीते से वो लोग नहीं नाप सकते थे, यहाँ अलग मापा जाता है, वहाँ अलग मापा जाता है और डियर फ्रेंड्स वहाँ पे अतः हिसाब लगाने में डियर फ्रेंड्स उनको समय लगता था। मसलन कपड़े का पैमाना एल था, जिसकी लंबाई हर जगह बदलते रहती थी, है ना, हर जगह बदलते रहती थी, घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता है तो वह 14 सेंटीमीटर मिलता था, और डियर फ्रेंड्स मेंज में यदि ख़रीदा जाता है तो वह 55 सेंटीमीटर मिलता था। न्यूरेमबर्ग में ख़रीदा जाता है तो 65 सेंटीमीटर मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, वो लोग वहाँ से ख़रीदना, और यहाँ कम कपड़ा मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ और कम मिल रहा है, इस प्रकार नापतोल की भी अलग अलग व्यवस्थाएं थी, और मुद्राएं भी अलग अलग थी, है ना, यहाँ वो मुद्रा चल रही है, वहाँ नहीं चल रही है। तो इस प्रकार उनको प्रॉब्लम होती थी। यही वो चाहते थे कि बाजार को इन सीमा शुल्कों से मुक्त कर दिया जाए, सबकी नाप तोल की प्रणाली एक कर दी जाए। फ्रांसीसी क्रांतिकारी कदमों में यही तो उन्होंने उठाया था, है ना, जो हमने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के कदम देखे थे, तो आयात निर्यात शुल्क बंद कर दिया था, है ना, कि आप नहीं ले सकते हैं, और साथ में नाप तोल की एक सी प्रणाली कर दी थी, मुद्रा भी हमने देखा था एक सी कर दी थी, तो सबको सहूलियत होने लगी थी। इसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स, नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था। तो जो वाणिज्यिक वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था डियर फ्रेंड्स, वो ऐसी परिस्थिति में ऐसे में व्यापार में डियर फ्रेंड्स बाधा मानता था, और बाधक थी भी ये व्यवस्था
कि मतलब कि उसे हर जगह टैक्स देना पड़ता था और मानक प्रणाली, मापतौल की प्रणाली भी अलग अलग थी, तो वो तो वर्ग बाधा का उत्पन्न कर ही रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, वो लोग ऐसे तर्क दे रहे थे, ऐसी आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए कि जहाँ पर डियर फ्रेंड्स पूंजी के आवागमन और लोगों को पूंजी और वस्तुओं के आवागमन पर कोई शुल्क ना हो, बाधा से रहित हो। ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही 1834 आता है। 1834 में प्रसा की एक पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया। प्रसा ने क्या किया? प्रसा में 1834 में, अभी 1833 में हमने देखा कि जगह जगह शुल्क लिए जा रहे थे, है ना। तो 1834 आता है तो प्रसा की पहल पर एक जॉलवेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया। अब जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए प्रसा में, जॉलवेराइन में। अब जॉलवेराइन में क्या हुआ था, क्या था इसके अंदर जो शुल्क संघ स्थापित किया गया था? तो इस संघ ने डियर फ्रेंड्स शुल्क अवरोधकों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या जो डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थी उसको 2 कर दिया। मतलब अब शुल्क भी जो प्रसा में जॉलवेराइन संघ आया उसने क्या किया? उसने किया कि सीमा शुल्क समाप्त कर दिए, जो जगह जगह सीमा के शुल्क लिए जा रहे थे। और जो मुद्राएं, जो डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुद्राएं चल रही थी, यहाँ की अलग मुद्रा, वहाँ की अलग मुद्रा, 30 से ऊपर मुद्राएं चल रही थी, ठीक है ना। 30 से ऊपर चल रही थी, उन मुद्राओं की संख्या घटा करके 2 कर दी। अब 2 प्रकार की ही मुद्रा चलेंगी। इसके अलावा और क्या किया? इसके अलावा रेलवे जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक सिद्ध हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, अब इसमें जॉलवेराइन संघ ने क्या किया? एक तो इन्होंने मुद्राएं की संख्या जो ज़्यादा थी उनको 2 कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया? जो सीमा शुल्क अवरोधक थे उसको समाप्त कर दिया और व्यापार की गतिशीलता बढ़ाने के लिए रेलवे जाल को विकसित कर दिया। ठीक है ना। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बना दिया। तो डियर फ्रेंड्स, जो राष्ट्रवाद की भावनाएं पनप रही थी लोकप्रियता की, तो जैसे हमने देखा कि राष्ट्रवाद की भावना पहले से ही मध्य वर्ग, उदारवादी वर्ग आया, तो इनके बीच लोकप्रियता की भावना बढ़ रही थी। और फिर जब आर्थिक क्षेत्र में ये सब सुधार हुए तो इसके कारण राष्ट्रवाद की लहर डियर फ्रेंड्स और ज़्यादा मजबूत हो गई। अब देखते हैं 1815 के बाद रूढ़िवाद का समय। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यूरोप के राष्ट्रवाद के निर्माण में हमने अभी क्या क्या देखा? तो हमने देखा कि किस प्रकार वहाँ पे अभी जैसे यूरोप नहीं था, डच शाहियों और डचियों और कैंटों में बटा हुआ था। सबकी अलग अलग भाषाएं थी, कोई संस्कृति उनको एक सामूहिकता की भावना प्रदान नहीं कर रही थी, है ना। तो सभी को, और उनका एक ही शासक था, बस सामूहिकता की भावना थी कि हमारा एक ही शासक है। इसके बाद तो डियर फ्रेंड्स, सबकी अलग अलग भाषाएँ थी, अलग अलग संस्कृति थी, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम, सब अलगाव था एक प्रकार से। फिर बाद में क्या आता है? राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग में साम्राज्य बटा हुआ था। कुछ कुलीन वर्ग थे, जमींदार और सामंती व्यवस्था चल रही थी। उच्च वर्ग, उनकी भाषा अलग थी। फिर मध्य वर्ग आया, जो मध्य वर्ग था वो एक शिक्षित वर्ग, है ना। तो इस प्रकार बटा हुआ था, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। कुछ मध्य यूरोप और यूरोप में हमने देखा कि कुछ खेती अलग अलग प्रकार से होती थी। पश्चिम साइड हमने देखा कि कौन खेती करता था? तो किराएदार वगैरह करते थे कुलीन वर्ग में। और पूर्वी साइड हमने देखा कि भूदास वगैरह हुआ करते थे। इसके साथ ही हवेलियों के मालिक कुलीन वर्ग हुआ करते थे। अब उदारवादी की भाषा मतलब उनको, और जो छोटे वर्ग थे उनको प्रॉब्लम होती थी, और जो एक पादरी वर्ग हुआ करते थे ये लोग, तो ये लोग उच्च वर्ग के थे। बल्कि इनको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार सब कुछ प्राप्त था, है ना। इसके बाद आता है, फिर बाद में डियर फ्रेंड्स पश्चिम मध्य यूरोप आता है। यूरोप में औद्योगिक उत्पादन होता है। औद्योगिक उत्पादन की शुरुआत के साथ साथ हम देख रहे हैं नए नए संघ सामने आते हैं, जैसे मजदूर वर्ग सामने आया और उद्योगपति वर्ग वगैरह आया। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लास्ट में फिर देखते हैं हम 19वीं सदी के अंतिम दशकों में ये जो विशेषाधिकार रखने वाला जो कुलीन वर्ग था उसकी समाप्ति हो जाती है। समाप्ति के साथ विशेषाधिकार उनके समाप्त हो जाते हैं। फिर शिक्षित और उदारवादी वर्ग आते हैं। अब शिक्षित और उदारवादी वर्ग के बीच लोकप्रियता की भावना बढ़ती है, क्योंकि उदारवादी का मानना था आज़ादी, व्यक्ति के लिए आज़ादी और सबके लिए समान अधिकार, और शिक्षित वर्ग भी ये कुछ यही मानते हैं, है ना। तो ये वर्ग के मध्य क्या होती है
एक लोकप्रियता की भावना जुड़ने लगती है। अब उदारवादी के मायने क्या थे, सबके लिए अलग अलग थे। राष्ट्रवाद आर्थिक क्षेत्र में अलग थे, और हमने आर्थिक क्षेत्र में हमने देखा कि बाजार की मुक्ति से थे, कि नियंत्रण जो लगा हुआ है बाजार में, आवागमन शुल्क लिए जा रहे हैं उसको समाप्त कर दिया जाए, है ना। जो अलग अलग मुद्राएं हैं उसको समाप्त, एक मुद्रा हो तो ज़्यादा सहूलियत होती है, तो यही किया गया। और जो शिक्षित वर्ग थे उसका मतलब भी यही था उदारवादी की, वो शिक्षित वर्ग मानता था कि उदारवादी का मतलब भी यही है, वो मध्य वर्ग की व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबके लिए बराबरी, है ना। तो इनमें लोकप्रियता की। फिर हमने देखा कि कैसे उन लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी व्यापार करने के लिए, उद्योगपतियों को। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वो लोग। 39 राज्यों का महासंघ था जो नेपोलियन के टाइम पे, तो उनको कई सीमा शुल्क देना पड़ते थे वजन और वस्तुओं के आकार के आधार पर, तो वस्तुएं महंगी मिलती थी, और तो उनको उदारवादी लोग हटाना चाहते थे। और मध्य वर्ग, तो डियर फ्रेंड्स, इन लोग जान गए कि हम एकजुट होकर के इन सबको, इस शासन व्यवस्था को हटा सकते हैं और अपने अनुसार नियम कानून ला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उदारवादी का मतलब तो सीधे यही था कि धीरे धीरे फिर आर्थिक क्षेत्र में बदलाव हुआ, और एक ही सभी के लिए डियर फ्रेंड्स 2 मुद्राएं कर दी गई, और 2 मुद्राओं के साथ साथ उसमें अब सीमा शुल्क भी नहीं लिए जाते थे। तो ये कब नहीं लिए जाते थे, कब किया गया ये सब काम? तो डियर फ्रेंड्स, जब हमने देखा कि 1834 में प्रसा ने एक जोल्वेराइन संघ की स्थापना की थी, उन्होंने किया था ये काम, है ना। उस संघ का मतलब ही क्या था? उस संघ का मतलब था कि मुद्राओं को एक कर दिया जाए और अवरोधकों को, जो सीमा शुल्क लिया जाता है उस अवरोधकों को समाप्त कर दिया जाए। तो इससे क्या हुआ है, इससे सभी लोग एकजुट हो गए, उदारवादी और राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी उनके बीच की ये सब सही रहेगा। मतलब वो लोग प्रसा की स्थापना की जर्मनी में, और फिर बाद में उन्होंने जान लिया कि सब इकट्ठे होकर के हम यदि बोलना तो ठीक ठाक है, हमें ऐसा कर लेना चाहिए। उनको जैसे ही प्रॉब्लम हुई, जब प्रॉब्लम होती है तब सॉल्यूशन होता है ना, और राष्ट्रीयता की भावना पनपती है। जब हम देखते हैं हमको जब जो कोई ज़्यादा प्रताड़ित करने लगता है तो हम एकजुट होने लगते हैं, और हम समझते हैं कि हम एकजुट होकर के कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बस यही हुआ, तभी से वो लोग राष्ट्र प्यार करने लगे, राष्ट्रीयता की भावना आई कि कैसे हम, इसका मतलब क्या है उदारवाद का, और वो लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है ना। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद की भावना तो आपने समझ ली कि कैसे आई उनमें। देखिए फ्रेंड्स, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आता है। जैसे हमने देखा था 1814 में नेपोलियन आ गया था। नेपोलियन ने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था, अपनी नेपोलियन संहिता बनाई थी, अच्छे अच्छे विचार लाए थे, और साथ में क्या किया था उन्होंने, कुछ विचार लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स 1815 में नेपोलियन को हटा दिया। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों ने, 4 देशों प्रसा ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया 1815 में। फिर डियर फ्रेंड्स, फिर होता है रूढ़िवाद, और उसके जो विचार लाए गए थे उनको भी ये लोग समाप्त करना चाहते थे, और पुनः ये लोग चाहते थे कि राजतंत्र स्थापित हो जाए, पुनः वैसी व्यवस्था हो जाए जो हमने क्रांति के पहले देखी थी। निरंकुश शासक चाहते थे मतलब ये लोग, तो अपने फायदे के लिए फिर से रूढ़िवाद स्टार्ट होता है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं और अच्छे से डिटेल से जानते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। जैसे ही नेपोलियन की हार हो जाती है तो पूरी सरकार यूरोप की रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थिति स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं। राज्य और समाज के लिए जो स्थापित, रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं। जैसे वो लोग चाहते थे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच होना चाहिए तभी राज्य चलेगा, नीचे संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। फिर भी अधिकतर डियर फ्रेंड्स रूढ़िवादी यह भी मानते थे, क्रांतिकारी के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, कि जो क्रांति के पहले दौर था, निरंकुश शासक था, वैसा दौर नहीं चाहते थे। लेकिन और कुछ लोग चाहते थे जिसमें बदलाव। देखिए, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों ने उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाएं मजबूत बनाने में सक्षम है, और वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है राज्य को।
एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करती थी। तो डियर फ्रेंड्स, रूढ़िवादी यह जो जीते हुए थे, जानते थे कि जो नेपोलियन है इसने जो किया है तो इससे शक्ति प्रदान नहीं होती है, इसके लिए तो उनको नौकरशाही चाहिए अत्यधिक। और ये भी जान चुके थे कि जो नेपोलियन ने सेना तैयार की है, कुशल सेना, ये होना ही चाहिए, है ना। गति सामंतवाद प्रथा होना चाहिए, जिससे हम इन लोगों को चूसते रहें। भूदासत्व प्रथा होना चाहिए कि समाप्ति से निरंकुश शासन को शक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए डियर फ्रेंड्स, ये लोग ये सब चाहते थे। सामंतवादी चाहते थे, नौकरशाही चाहते थे, अत्यधिक कुशल सेना चाहते थे, भूदासत्व की समाप्ति हो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। सामंतवादी और भूदासत्व प्रथा ये लोग चाहते थे, जिससे इनको शक्ति प्रदान होती रहे, है ना। देखिए, जैसे 1815 में क्या लिखा है, ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। कौन कौन ने? ब्रिटेन, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और रूस ने। यूरोपीय शक्तियाँ थीं जिन्होंने मिलकर के, 4 देश मिलकर के नेपोलियन को हराया था। कि इन सब, अब डियर फ्रेंड्स, अब इन सब के प्रतिनिधि, ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि जो थे कि यूरोप को समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिली। कहाँ पे? वियना में मिली। जिसे हम वियना सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था? अध्यक्ष था, मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। वियना में मिले उनकी। हाँ, इसके प्रतिनिधि 1815 में वियना की संधि तैयार करने लगे। कौन कौन प्रतिनिधि थे? रूस, ब्रिटेन, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, जिनका उद्देश्य उन सारे बदलाव को खत्म करना था जो कि नेपोलियन ने किए थे, नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए थे। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश सत्ता में बहाल किया गया। अब डियर फ्रेंड्स, इन्होंने जो संधि की उसमें क्या क्या शर्तें रखी कि क्या क्या बदलाव जो नेपोलियन ने किए हैं उनको ये खत्म करना चाहते थे, है ना। और पुनः वो राजतंत्र, नौकरशाही वाले शासन व्यवस्था और लोगों को तंग करने वाली व्यवस्था चाहते थे, जिससे कि इनको राज्य को शक्ति प्रदान होती रहे, है ना। जैसे भूदासत्व, सामंती व्यवस्था बहाल करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या क्या किया? बूर्बो वंश को सत्ता में फिर से बहाल कर दिया। फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा नेपोलियन के अधीन किया गया था, उनको भी त्याग दिया। जिन्होंने नेपोलियन ने जिन जिन राज्यों में कब्जा किया था उनको पुनः वापस कर दिया। फ्रांस से मतलब जो काम नेपोलियन ने किए हैं उनको समाप्त करना चाहते थे, कहने का मतलब। देखिए, फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए, वहाँ पे कई राज्य स्थापित कर दिए, जैसे ताकि भविष्य में फ्रांस कहीं भी विस्तार ना कर सके, क्योंकि फ्रांस का विस्तार किया था नेपोलियन ने। तो उन्होंने कई राज्यों को स्थापित कर दिया, जैसे उत्तर में यदि देखें फ्रांस के में नीदरलैंड राज्य को स्थापित कर दिया। बेल्जियम में, जिसमें बेल्जियम शामिल था, नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों को उत्तर में फ्रांस के स्थापित कर दिया। और दक्षिण में देखा तो पीडमॉन्ट में जेनोवा को जोड़ दिया, जिससे कि विस्तार हो ही ना, आगे कोई बढ़ ना सके फ्रांस। प्रूसिया की पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इन इलाके पर तबकी ऑस्ट्रिया और उत्तरी में इटली का नियंत्रण सौंप दिया कि आप यहाँ पे इटली स्थापित हो जाएगा। मगर डियर फ्रेंड्स, नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, स्टेटों का महासंघ आपने पढ़ा था ना, बहुत सारे स्टेट जिसमें वो कर लिया करते थे, उसको बरकरार रखा, उसको नहीं तोड़ा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया इस वियना सम्मेलन में, जबकि प्रूसिया को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। अब ये लोग जीते हैं तो अपना अपना तो लेंगे ना भाई। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों का बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त किया था, मतलब उनको पुनः स्थापित करना और पुनः देना। जिसने नेपोलियन को जीता था उसको पुनः वापस लौटाना और पुनः हटाना। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था भी कायम करने का इनका लक्ष्य रखा गया। रूढ़िवादी अंधविश्वास वाली व्यवस्था पुनः ये लोग कायम करना चाहते थे। देखिए, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी।
वो आलोचनात्मक और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। डियर फ्रेंड्स, रूढ़िवादी व्यवस्था जो इन्होंने कायम की थी, इनका मानना था कि हम आलोचना नहीं सहन करेंगे, कि कोई हमारी आलोचना करे, और असहमति हम जो निर्णय लें उसमें सब लोग सहमति रहना चाहिए, भले वो निर्णय अच्छा हो या बुरा हो, है ना। उन्होंने उन गतिविधियों को भी दबाना चाहा डियर फ्रेंड्स जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। मतलब कि आप निरंकुश हैं और यदि कोई बोलता है तो उसको दबाना चाहते थे ये लोग। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कोई बोले ना, इसके लिए इन्होंने सेंसरशिप लागू कर दिया पुनः, है ना। कड़े नियम कर दिए कि कोई ना तो अखबार में खराब हमारे लिए न्यूज़ छाप सकता है, ना किताबों में बता सकता है, ना ही नाटकों और गीत व्यंगों के द्वारा कोई भी बात हमारे बारे में गलत नहीं, मतलब कि हमारी आलोचना नहीं कर सकते हैं, भले ही हम गलत हैं, है ना। और नाटकों में, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचारों को झलकते थे। वो डियर फ्रेंड्स ये नहीं ला चाहते थे ना ही आप गीत गा सकते हैं ऐसे जिसमें कि स्वतंत्रता के गीत गा सकें आप, या मुक्ति से विचार झलकते हों, या ऐसी कोई भावना आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण लगा दिया। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही। लेकिन डियर फ्रेंड, भले ही इन्होंने नियंत्रण लगा दिया था, लेकिन सभी को पता था कि कैसे आज़ादी मिली थी, कैसे क्या था, फ्रांस में कैसे क्रांति लाई गई थी और कैसे हम लोग आज़ाद हुए थे, है ना, वो सबको पता था। तो वो उदारवादी विचार, आज़ादी के विचार सबके मन में लगातार प्रेरित हो रहे थे। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। तो डियर फ्रेंड, जो उदारवादी थे, क्रांतिकारी थे, वो पुनः सबसे पहले वो उदारवादी एक ही मुद्दा उठा रहे थे कि प्रेस को आज़ादी दीजिए आप। राष्ट्रवादी लोग थे जो, वो क्या कह रहे थे, प्रेस को आज़ादी मतलब कि हमें संचार व्यवस्था को, हमारे सेंसरशिप हटाइए, हम जो न्यूज़ है वो उसको सही बताना चाहते थे। सबसे पहले हमें आज़ादी इसी की चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया है, अनाम व्यंग्य चित्र है। देखिए बाईं तरफ पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें कब तक सोचने को दिया जाएगा। अब इस पे भी सोचने पे भी यहाँ पाबंदी लगी हुई है एक प्रकार से। वाकई है, जब आप ना तो कोई किसी को बात कर सकते हैं, ना ही अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। अपन ने यही देखा ना, ये राजतंत्र जो ऑस्ट्रिया में जो वियना सम्मेलन हुआ, उसमें रूढ़िवादियों के द्वारा बनाए गए नियम थे जो, ना ही आप देखिए बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा हुआ है, दाईं तरफ के क्लब के नियमों की सूची बनी हुई है कि आप पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है कि आप खामोश रहेंगे। पढ़े लिखे हैं और यदि किसी ने बोल भी दिया तो आपका मुंह डियर फ्रेंड्स मुहरों द्वारा क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, बांध करके चुप करवा दिया जाएगा आपको, है ना। आप जानते हुए भी आप उनके विचारों को, यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप बता नहीं सकते हैं, ना ही आप आलोचना कह सकते हैं, क्योंकि आज की रूढ़िवादी सरकारें ये सब सहन नहीं करेंगी, बर्दाश्त नहीं करेंगी, है ना। तो क्रांतिकारियों का यही मानना था कि हमें सबसे पहले क्या दिया जाए, सेंसरशिप ख़त्म कर दिया जाए और हमें प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नेपोलियन की हार होती है तो अपन ने पढ़ा कि बहुत सारी दमनकारी नीतियां लागू कर दी थी इन लोगों ने। वियना सम्मेलन हुआ जिसमें कि ना ही आप अपने खुलेआम हमारी आलोचना कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, और हम निरंकुश सामंतवादी भूदासत्व जैसी प्रथा को उन्होंने पुनः लागू कर दिया और उसके खिलाफ आप बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसके, और यदि आप बोल रहे हैं तो आप क्रांतिकारी हैं, है ना। तो फिर डियर फ्रेंड्स, लोगों को प्रॉब्लम होगी तो वो तो बोलेंगे, आप कुछ भी कहिए, है ना। आज़ादी के लिए एक प्रकार से लड़ाई लड़ना वही हुआ, फिर से पुनः क्रांतिकारी होने लगी, क्रांतियाँ होने लगी। तो देखिए, जैसे पढ़ते इस क्रांतिकारी के बारे में, देखिए 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए जाने लगे, उभर कर आए। तो डियर फ्रेंड, जब आप खुलेआम नहीं करने दे रहे, ना तो आप सेंसरशिप लागू भी नहीं, सेंसरशिप लागू है, आप ना ही न्यूज़ वाले बता रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम तो हो रही है ना ही आप स्वतंत्रता की भावना जो लोग प्रेरित कर रहे हैं उनको भी आप नियंत्रण लगाए हुए हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, गुप्त रूप से सभी लोग क्या करने लगे, संगठन करने लगे क्रांति के लिए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब सीधे राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था। यदि आप क्रांतिकारी हैं, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं लोगों को या कुछ भी, तो आप सीधे राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं और आप दंड के पात्र हैं। वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। यदि आप डियर फ्रेंड्स स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आप क्रांतिकारी हैं, है ना। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के संघर्ष का हिस्सा मानते थे। क्रांतिकारी मानते थे कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो जाए तो ही क्या है, आज़ादी, तभी आज़ादी मिलेगी, आज़ादी का ही एक हिस्सा है। देखिए, ऐसा ही वह व्यक्ति था जो कि इटली का क्रांतिकारी जियोसेपी मैत्सनी। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। इटली का एक व्यक्ति था, कौन था, क्रांतिकारी था, जियोसेपी मैत्सनी। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरियो में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उसने 24 साल में क्या किया, लिगुरिया में क्रांति की, जिसके कारण उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया अपने देश से। तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के में समान विचार रखने वाले युवा थे। जैसे ही डियर फ्रेंड्स उसको एक जोसेफ मैत्सनी था, जो उसको जैसे ही बहिष्कृत कर दिया गया था, तो उसने डियर फ्रेंड्स 2 संगठन बनाए। कौन कौन से, एक इटली में और एक बनाया उन्होंने यूरोप में, यंग यूरोप, जिसमें डियर फ्रेंड्स उसके जैसे विचार रखने वाले इटली, फ्रांस, पोलैंड के लोग आकर के मिलने लगे। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। वो राष्ट्र को स्थापित करना चाहते थे, है ना, और राष्ट्र की प्राकृतिक इकाई है, ये हमें मिलना ही चाहिए। अतः इटली छोटे राज्य और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता है कि वो छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बटा रहे। वो ऐसे इकट्ठा चाहता था। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। डियर फ्रेंड्स, वो मैत्सनी था जो वो मानता था कि जो इटली है वो अलग अलग टुकड़ों में नहीं बटी रहे, बल्कि इकट्ठी होकर एक राष्ट्र का निर्माण करे और गणतंत्र का निर्माण करे, बनना ही, एकीकरण करना उसका मेन आज़ादी का मतलब था, चाहता था। यह एकीकरण ही इटली का वह सोचता था कि जब एकीकृत हो जाएगा इटली, तो ही यह हमारी मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, पोलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। उसकी इस मॉडल के वो जो सोच रखता था उसके अनुसार, है ना, सभी लोग सहमत हो, बहुत सारे लोग सहमत हो गए सभी जगह। तो उसके लिए गुप्त रूप से संगठन होने लगे, बिना खुली, क्योंकि खुली आज़ादी तो ही नहीं इन लोगों को इतनी ज़्यादा कि खुलेआम संगठन कर सकें ये लोग, अपने विचार रख सकें या फिर जो भावना है उसको बाहर निकाल सकें। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मैत्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिख कौन थे, ऑस्ट्रिया के थे, जिसने वियना सम्मेलन में सबकी अध्यक्षता की थी। डियर फ्रेंड्स, मैटरनिख मानते थे जो जोसेपी मैत्सनी है उसको हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। वो सोचते थे कि यही हमारे राजतंत्र, जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है, यही सबसे ज़्यादा दुश्मन है, क्योंकि ये सबको बहिष्कृत कर रहा है, सबको अपने में क्रांतिकारी को उकसा रहा है। ये चाह रहा है राजतंत्र को हटा कर के क्या बनाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए। इटली को एकीकरण चाहता है ना। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन मानता था उसको। वो मानेगा क्यों नहीं, क्योंकि इसके अनुसार इसकी रूढ़िवादी परंपरा चल नहीं रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा क्रांतिकारी में, अभी हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही हमने देखा कि 1815 में नेपोलियन वाली व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और हरा करके उन्होंने जो ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रसा ने क्या कर लिया था, एक
वियना में सम्मेलन किया, नेपोलियन को हरा दिया और फिर नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य रूढ़िवादी परंपरा को पुनः ला दिया। और रूढ़िवादी परंपरा को पुनः ला दिया तो फिर क्या हुआ, वो तो भूदासत्व समाप्त, सामंती व्यवस्था को लागू कर दिए, जिससे राजतंत्र व्यवस्था लागू हो गई। और फिर बाद में जब डियर फ्रेंड्स ना ही प्रेस की आज़ादी देते थे लोग, ना ही वो नियंत्रण रखे प्रेस की आज़ादी पर, और साथ में ना ही आप लोकगीतों के द्वारा, ना ही नाटकों के द्वारा स्वतंत्रता के भाव प्रेरित नहीं कर सकते थे। तो डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, इस सब दमनकारी नीति के कारण क्रांतिकारी उभरे। क्रांतिकारियों ने डियर फ्रेंड्स सबसे पहले क्या किया कि प्रेस की आज़ादी चाहते थे ये लोग। साथ में डियर फ्रेंड्स इसके बाद फिर क्या हुआ, इस दमनकारी जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, भूमि विहीन कर दिया जाता था। तो डियर फ्रेंड्स कुछ टाइम बाद ज्योतिषी मैथ्सनी आया, देखिए आप यहाँ पे चित्र बना हुआ है ना, इसको डियर फ्रेंड्स बहिष्कृत कर दिया गया कुछ एक क्रांतिकारी के कारण उस 24 साल की उम्र में। फिर इसने 2 संगठन बुलाए इन्होंने, इस 2 संगठनों में एक इटली में और एक यंग यूरोप में, है ना, यही लिखा है। मैथ्सनी 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की, देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, जिसमें एक गुप्त रूप से इसके विचारों से ये राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र चाहता था, है ना, और ये इसके विचारों से मिलकर के बहुत सारे फ्रांस है, यूरोप है, इटली है, ये इटली का एकीकरण चाहता था, जिससे कि वहाँ पर एक राष्ट्र का निर्माण हो सके और प्रजातंत्र का निर्माण हो सके। तो डियर फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग देना शुरू किया, जैसे अलग अलग रूप से गुप्त संगठन बुलाए जाने लगे, फ्रांस में, इटली में, पोलैंड में, जर्मन में, है ना, अलग अलग सम्मेलन बुलाए जाने लगे गुप्त रूप से। तो और डियर फ्रेंड्स इस प्रकार क्रांति का उदय हुआ। अब सब जगह डियर फ्रेंड्स गुप्त रूप से फिर इकट्ठा भड़केंगे, जब तो शासन व्यवस्था तो तहस नहस होगी ना, और उनको आज़ादी तो देनी ही पड़ेगी, है ना। तो यही हुआ, तो हमने सो फ्रेंड्स देखिए क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 तक चला। तो आखिर डियर फ्रेंड्स क्रांतिकारियों का युग, जैसे हमने देखा क्रांति का प्रारंभ हो चुकी थी, जोसेफ मैथ्सनी के द्वारा हमने देखा कि अलग अलग संघ बनाए गए, फिर इससे विचारों से प्रभावित होकर बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इसमें जुड़ने लगे। तो क्रांति आखिर स्टार्ट कब से हुई, अभी तो हम देख रहे थे गुप्त संगठन हो रहे थे। तो जैसे जैसे डियर फ्रेंड्स रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की। अब रूढ़िवादी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी डियर फ्रेंड्स तो लोगों को प्रॉब्लम तो होगी, है ना। तो ये कोशिश की तो यूरोप में अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़ करके देखा जाने लगा। जैसे ये बढ़ रही थी, अब तो फिर वो भी स्टार्ट हो गई। जैसे इटली, जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, सूबे, आयरलैंड, पोलैंड की ऐसे ही कुछ क्षेत्र हैं जिन इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादियों ने किया। इन पर जैसे इटली है जर्मन का राज्य, इटली और जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ डियर फ्रेंड्स क्षेत्र हैं। इन पर क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो कि डियर फ्रेंड्स कौन नेतृत्व कर रहा था, उदारवादी राष्ट्रवादी, जो कि शिक्षित थे, मध्यम वर्गीय थे, विशिष्ट लोग थे, जैसे प्रोफेसर हुए, स्कूली अध्यापक हुए, क्लर्क हुए, वाणिज्यिक व्यापारी लोग हुए, मध्यम वर्ग हुए, ये सब इस क्रांतियों का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे पढ़े लिखे लोग। तो डियर फ्रेंड्स आखिर विद्रोह स्टार्ट कब हुआ क्रांतियों का, तो इसका प्रथम विद्रोह डियर फ्रेंड्स फ्रांस में 1830 में देखा गया। नेपोलियन कब गया था, 1815 में समाप्त हुई थी। फिर आया रूढ़िवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था में बाद क्रांतिकारी, जैसे ही उनको तंग किया गया लोगों को, फिर क्रांतिकारी लोग से और भावना प्रेरित हुई राष्ट्रवाद की, जब परेशान हो जाते हैं लोग तो फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स 1830 में क्रांति स्टार्ट हुई। प्रथम क्रांति 1830 में जुलाई में हो गई। देखिए तो इसमें बूर्बो का राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता से बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। तो डियर फ्रेंड्स जैसे ही 1815 में हमने देखा था वियना सम्मेलन के द्वारा रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसको सत्ता में स्थापित किया गया था, बहाल किया गया था, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने 1830 ईस्वी में उखाड़ करके फेंक दिया। उनकी जगह उस बूर्बो राजा की जगह डियर फ्रेंड्स वहाँ पे क्या किया, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बना दिया गया।
बुरबुरजा को हटा दिया गया। वहाँ का अध्यक्ष किसको बनाया गया? लुई फिलिप था। मैटर और वहाँ पे कौन सी व्यवस्था कर दी गई? संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था कर दी गई। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी भी की थी कि जब डियर फ्रेंड्स फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ क्रांति हुई तो फिर बाद में फ्रांस के बाद पूरे इलाके में फैल गई ये बात, है ना। देखिए, सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही जुलाई में 1815 में फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद ब्रसेल्स भी भड़क गया, ठीक है ना, और वहाँ पे भी विद्रोह हो गया और वहाँ से यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड वहाँ से ब्रसेल्स से अलग हो गया। एक घटना, इसने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया गया। इस घटना के कारण जो शिक्षित लोग थे, वर्ग थे, उसमें राष्ट्रीय भावना प्रेरित होने लगी। वह भी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम चाहते थे। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए, 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। क्या था डियर फ्रेंड? 15वीं सदी से यूनान क्या था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। तो डियर फ्रेंड, यूनान जो था वो किसका हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जैसे ही 1821 आया तो यहाँ पे भी विद्रोह संघर्ष प्रारंभ हो गया कि उसको भी अलग होना है यूनान को। यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप से अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। अब पश्चिमी यूरोप के लोग भी सम्मिलित होने लगे यूनान को अलग करने में। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते हुए कुछ कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना का बता करके प्रशंसा करने लगे। एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया जाने लगा। तो बहुत सारे कवि अभी लोग होते तो वो अपनी संस्कृति को, यूनान की संस्कृति को पालना का कह करके प्रशंसा करने लगे और वो कहने लगे कि मुस्लिम साम्राज्य को यहाँ से हटाना है, यूनान से, जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और वो जनमत जुटाने लगे। देखिए, अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने क्या किया? ध्यान इकट्ठा करने लगा और बाद में वो भी युद्ध में शामिल होने लगा। 1824 आते आते में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? लॉर्ड कवि बायरन की, अंग्रेजी कवि थे, है ना, और मृत्यु हो गई। अंततः 1832 ईस्वी में कस्तूनिया की संधि से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 1821 से यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा यूनान में डियर फ्रेंड्स विद्रोह पैदा हुआ कि हमको स्वतंत्र होना है। फिर डियर फ्रेंड्स सभी लोगों ने, कवियों ने भी साथ दिया, कलाकारों ने और शिक्षित वर्गों ने, सबने साथ देकर के 1824 में यूनान में डियर फ्रेंड्स जो अंग्रेजी कवि बायरन थे उनकी मृत्यु हो जाती है बुखार से, वो भी साथ दे रहे थे इसमें। और 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर के उभरा, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि 1830 में जुलाई 1830 में ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। क्या हुआ था? फ्रांस में क्रांति हुई, सभी मध्यम शिक्षित वर्ग लोग शामिल होने लगे ये दमनकारी नीतियों के कारण, और फिर बाद में सभी लोग डियर फ्रेंड्स जैसे यूनान में भी क्रांति होने लगी। फिर धीरे धीरे वो भी अपना साम्राज्य अलग चाहते थे, है ना, ऑटोमन साम्राज्य से अलग चाहते थे, और 1832 में अंततः उसने अपनी स्वतंत्रता पा ही ली। ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़का, जिससे नीदरलैंड अलग हो गया और यहाँ पे यूनान भी अलग राज्य बन गया। आई होप फ्रेंड्स आपको क्रांतिकारी ये वाली समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं रोमानी कल्पना। देखिए फ्रेंड्स, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, आखिर ये क्या है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीयता की भावना कैसे उभरी? देखिए, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार तक ही नहीं हुआ। राष्ट्र का विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी डियर फ्रेंड्स अहम भूमिका निभाई। हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि राष्ट्रवाद के निर्माण में युद्धों ने और जुल्मों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के कारण राष्ट्रवाद का विचार पनपा कि सब लोग इकट्ठे हों तब तो युद्ध होगा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, इसमें राष्ट्रवाद के निर्माण में विचार में संस्कृति ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वहाँ की।
जैसे कि डियर फ्रेंड्स कला है, काव्य है, कहानी है, किस्से हैं, संगीत हैं। ये भी राष्ट्रवाद को गढ़ने में, व्यक्त करने में सहयोग करते हैं। हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स अभी भी कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से कोई कला या कोई नाटक करवाते हैं अपन स्कूलों में, तो उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना पनप जाती है। उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि हो क्या रहा है अभी, है ना। हम गाना गाते हैं, गाना के माध्यम से भी, संगीत के माध्यम से भी बहुत सारे भाव व्यक्त हो जाते हैं। हम देख रहे हैं अभी हमारा मूड ऑफ है और हम कभी कोई गाना सुन लेते हैं, या फिर हम थके हुए हैं, कोई मोटिवेशनल गाना सुन लेते हैं, तो पढ़ाई में उत्साह आ जाता है। इसी प्रकार इसमें यदि तो डियर फ्रेंड्स ये राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना कैसे, जैसे हम कोई राष्ट्र का गाना सुन लेते हैं डियर फ्रेंड्स, तो राष्ट्र के प्रति हम प्यार की भावना उमड़ आती है। उसी प्रकार तो यही है कि संस्कृतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सहयोग किया है। आइए हम रोमानी को देखें, जो कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहता था। रोमानी भी क्या है, एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो आमतौर पर रोमानी कलाकार और कवियों ने, आमतौर पर जो रोमानी कलाकार थे और कवि थे डियर फ्रेंड्स, उन्होंने तर्क और विज्ञान, रोमानी कलाकारों ने तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की है। उसकी तर्क और विज्ञान के माध्यम से ही डियर फ्रेंड्स राष्ट्रवाद नहीं लाया जा सकता, उसकी घोर आलोचना की है। और उसकी जगह वो लोग, रोमानी लोग मानते थे, रोमानी जो आंदोलन हुआ उसकी जगह भावना और अंतर्राष्ट्रीय रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया है, कि मतलब कि भावनाओं को ध्यान दिया है। भावनाएं कहाँ से उमड़ती है, संगीत है, राष्ट्र है, संगीत है, लोक है, नृत्य है, लोक नृत्य वगैरह है, नाटक हैं, है ना। अंतर्दृष्टि अंदर से उमड़ती है ना। तो डियर फ्रेंड्स रहस्यवादी भावनाओं पर भी जोर दिया है। रोमानी कल्पना का अर्थ यही है। इनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जा सकता है। ये लोग रोमानी जो काल्पनिक विचारधारक थे डियर फ्रेंड्स, ये मानते थे कि सामूहिक सांस्कृतिक विरासत, एक साझा संस्कृति को हम अतीत को राष्ट्र का आधार बना सकते हैं। जो हमारा अतीत है, जो हमारी संस्कृति है, वही हमारे राष्ट्र का क्या होगा, आधार होगा, मेन हो। देखिए, बात करते हैं जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतक ने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति डियर फ्रेंड्स उसके आम लोगों में निहित है। गॉटफ्रीड क्या कहते हैं कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति है उसके आम, जो वहाँ के लोग हैं, उन पर निहित है। और डियर फ्रेंड्स राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। वो कहते थे कि जो सच्ची संस्कृति है वहाँ के लोगों में निहित है, और साथ में यदि यह प्रकट करना है इसको, तो हम लोकगीतों के द्वारा, जनकाव्यों के द्वारा, लोक नृत्यों से हम इसको प्रकट कर सकते हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स गॉटफ्रीड इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे। लोकगीतों के द्वारा, नृत्यों के द्वारा और चित्रों के द्वारा वो अपनी संस्कृति को, जर्मन संस्कृति को वो दिखाना चाहते थे गॉटफ्रीड। और वो कहते थे कि यहाँ की सच्ची संस्कृति जो यहाँ की है वो यहाँ के लोगों में निहित होती है। तो डियर फ्रेंड्स अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। कि राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें इन सब संस्कृतियों को आगे लाना होगा। रोमानी संस्कृति जो हमने पढ़ा, वहाँ के लोगों की संस्कृतियाँ। इसके बाद स्थानीय बोलियों पर भी लोगों ने बल दिया। रोमानी का मतलब यही है, मतलब कि वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ की राष्ट्र भावनाओं को जोड़ देना, एक प्रकार से लोक नृत्य कला के माध्यम से राष्ट्रवाद को उजागर करना, ना कि लड़ाई के माध्यम से या फिर युद्धों के माध्यम से। ठीक है ना। रोमानी कल्पना का अर्थ सब समझ चुके होंगे। वहाँ की बोलियों को भी महत्व दिया इन्होंने। स्थानीय बोलियों पर लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, कि जो पुरानी भावनाएं हैं, राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि फ्रेंड्स आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। ये लोग डियर फ्रेंड्स क्यों संस्कृति को वापस ला रहे थे, क्यों लोक नृत्यों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति को उजागर कर रहे थे? तो इनका मतलब डियर फ्रेंड्स ओनली राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं, बल्कि डियर फ्रेंड्स
जो प्रेजेंट टाइम पे उनका जो चल रहा था, उस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, इसके माध्यम से वो लोग पहुंचाना चाहते थे। जिनसे वो अधिकांश निरक्षर थे उनको उन तक पहुंचाना चाहते थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया जैसे बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। तो वो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसे रूस बड़ी शक्तियों ने जो पोलैंड को विभाजित कर दिया था, वहाँ पे यह लागू करना चाहते थे। संस्कृति को लाना चाहते थे। लोक नृत्य, लोक संगीतों के माध्यम से वहाँ के लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को विकास करना चाहते थे, जिससे कि यहाँ पे जो विभाजन हुआ है इसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा सकें, राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना उमड़ सके। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, वो अलग अलग भागों में बांट चुके थे ये लोग, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रूसिया जैसे देशों ने, ठीक है ना। तो वो लोग उसको स्वतंत्र बनाना चाहते थे, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीयता की भावना को वह जीवित रखना चाहते थे। मसलन कैरोल कुर्सिपी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनस और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। जो पोलेनस और मजूर का था, जो वहाँ का लोक नृत्य में बदल दिया उस नृत्य को, ठीक है ना। तो ये संगीत, कला, नृत्य के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना लाना चाहते थे। पोलैंड में डियर फ्रेंड्स ज़्यादातर इन्होंने उकसाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे उसका विभाजन हो चुका था, है ना, और उसको भी मुक्त करवाना चाहते थे। वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करके वहाँ पे राष्ट्रवाद लाना चाहते थे कि राष्ट्र के प्रति यहाँ के लोग प्यार करें, तभी तो ये क्रांतिकारी में भाग ले पाएंगे, है ना, और अपने राष्ट्र के आवाज़ उठा पाएंगे, अपने राष्ट्र से प्यार करेंगे, तो ऐसा कुछ गलत काम सहन नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि राष्ट्रवाद की भावना के लिए लोक नृत्य, लोक नाटकों और संगीतों ने किस प्रकार भूमिका निभाई। अब देखिए, इसी प्रकार जो भाषा थी उसने भी महत्वपूर्ण रोल निभाया। भाषा ने भी राष्ट्रीयता की भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद जो पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटा करके रूसी भाषा को जबरन लादा गया था। मतलब रूस में रूस ने कब्जा कर लिया था जहाँ पे डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे पोलिश भाषा चल रही थी, उसको हटा करके स्कूलों से जबरन बलपूर्वक पोलिश भाषा को हटा करके रूसी भाषा को लादा गया। अब डियर फ्रेंड्स, उनको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी बच्चों को, जब वो उस भाषा को जानते ही नहीं, समझते नहीं, तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। और पढ़ाई का मतलब क्या होता है, भाषा से नहीं होता है ना। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि हमारी लाइफ ईजी हो जाए, हमें इस प्रकार विचारों से होता है, हम इतने अच्छे सोच से होता है कि हम सोच को विकसित करें बच्चों, है ना, समझ को विकसित करें। तो देखिए, एक दिया गया वहाँ पर 1831 में भाषा तो एकमात्र साधन है कि हाँ हमें सहूलियत होगी, इसलिए हम सीख ही लेते हैं वहाँ पे अलग अलग भाषा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, छोटे से हम ज़बरदस्ती लाद रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़ाई से मतलब क्या हुआ, है ना, और दूसरे लोगों को भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तो वहाँ पे ये लाद दिया गया था। तो 1831 में रूस में डियर फ्रेंड्स, रूस के विरुद्ध क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ एक 1831 में, जिसे आखिरकार क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। अब अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा का डियर फ्रेंड्स हथियार बना लिया कि नहीं, यहाँ की भाषा बदली। राष्ट्रवादियों ने क्या किया, क्रांतिकारियों ने, कि भाषा को आधार बना लिया कि हमारे यहाँ की भाषा रूसी नहीं होगी, है ना, ये हमारे साथ अन्याय है। हथियार बनाया। चर्च के आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का वे लोग क्या करने लगे, इस्तेमाल करने लगे अपने अपने धार्मिक प्रयोजन में। सभी जगह पोलिश भाषा का करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को डियर फ्रेंड्स जेल में डाल दिया गया। और धर्म में जो पादरी वगैरह हैं, जैसे अपन ब्राह्मण वगैरह होते हैं अभी जो पूजा करवाते हैं, उनको डियर फ्रेंड्स बिशपों को कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने पोलिश भाषा यूज की थी और पोलिश भाषा वहाँ पर नियंत्रण लगा चुके थे रूस लोग। रूसी अधिकारियों ने सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि रूसी भाषा का हम प्रचार नहीं करेंगे, हम पोलिश भाषा ही यूज करेंगे। इसके कारण उनको साइबेरिया के जेल में डाल दिया गया। पोलिश भाषा रूसी के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक में देखी गई। तो वो संघर्ष के रूप में देखी गई कि नहीं, हम पोलिश भाषा ही करेंगे यूज, है ना। तो यहीं से संघर्ष स्टार्ट हुआ राष्ट्रवाद।
तो फ्रेंड्स, क्या आपको समझ में आया रोमानी कल्पना और राष्ट्रीयता की भावना? रोमानी का मतलब सीधे सीधे क्या था? ओनली संघर्षों से नहीं, युद्धों से नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता की भावना के लिए राष्ट्रीयता की भावना के लिए लोकगीतों, नाटकों और संगीतों का प्रयोग कर दिया गया था। ठीक है ना। इसमें हमने देखा संगीतों के द्वारा उसकी ना कि वैज्ञानिक तर्क वितर्क से राष्ट्रीयता की भावना जागती है, बल्कि डियर फ्रेंड्स संगीत और लोक नृत्यों से भी उन्होंने जगाने की कोशिश की। जर्मनी में देखा हमने कि वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ की संस्कृति ही आम इसका आधार बनेगी, है ना। यहाँ से अनुभव करते हैं, यहाँ पे आम लोगों के में बसती है यहाँ की संस्कृति। इसके साथ में हमने देखा भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने में। यहाँ पे जो पोलिश भाषा को जबरन हटा करके जो रूसी लोग थे वहाँ के स्कूलों में रूसी भाषा को जबरन डाल दिया गया था। उसके विरुद्ध क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया और मेन आधार बनी वहाँ की भाषा के कारण। ठीक है ना। आई होप डियर फ्रेंड्स ये रोमानी कल्पना और राष्ट्रीयता की भावना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा रोमानी कल्पना, राष्ट्रवाद के बारे में, और हमने देखा किस प्रकार पोलिश भाषा को वो लोग अपना रहे थे, और डियर फ्रेंड्स क्रांति जो उन पर थोपी गई रूसी भाषा का उन्होंने विरोध किया। इसके साथ ही डियर फ्रेंड्स उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। हमने देखा था रूढ़िवादी प्रक्रियाओं के खिलाफ किस प्रकार लोग पहले से विरोध कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही थी। और 1830 से ही जुलाई को जैसे ही विद्रोह शुरू हो जाता है, हमने ये पढ़ चुके थे। अब डियर फ्रेंड्स इसी दशक में एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था जब ये विद्रोह शुरू हुआ था। उसी टाइम भूख और कठिनाइयाँ, जन विद्रोह उमड़ कर सामने आए। भूख देखिए, आगे देखते हैं अपन इसमें। 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। इसमें 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त डियर फ्रेंड्स वृद्धि हो गई और ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। तो डियर फ्रेंड्स जितने लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनकी संख्या जितनी नौकरियां हैं, जितना रोजगार है, उससे ज़्यादा थी। तो डियर फ्रेंड्स अब किस किस को नौकरी मिली? ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहरों में जाकर भीड़ भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। तो डियर फ्रेंड्स इस समय बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, जिसके कारण उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था। और रोज़गार ना मिल पाने के कारण डियर फ्रेंड्स बहुत सारी ग्रामीण इलाके के लोग कहाँ पर रहने लगे? शहरों की बस्तियों में, सड़कों में रहने लगे, जहाँ गरीब इलाके में। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड के से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ा। डियर फ्रेंड्स इंग्लैंड के जो नगरों के छोटे छोटे उत्पादक थे, जो कपड़ों का उत्पादन करते थे, वो इंग्लैंड में डियर फ्रेंड्स उत्पादन हो रहा था। उस समय औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी इंग्लैंड में। तो वहाँ के मशीन से बने कपड़ों से उनका स्पर्धा हुआ, तो वो हारना तो उनको था ही। कैसे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इंग्लैंड में अब मशीनों से कपड़ा बन रहा है तो उसमें श्रम भी सस्ता लग रहा है। अब 10 घंटे का काम 1 घंटे में या 1 मिनट में हो जाता है मशीनों के द्वारा। अपन हाथ से करते हैं तो कितना टाइम लगता है ना। उसी चीज़ को यदि अपन हाथ से सुई धागे से लेके सिलने बैठ जाएं और मशीन से सिलेंगे तो आप ही बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस है उसमें। तो उनको श्रम भी सस्ता कम करना पड़ेगा काम, और पैसा भी नहीं लगेगा मजदूरों में। मशीन से काम देखते हम मजदूर लगाते हैं तो हर एक मजदूर को पैसा देना पड़ता है, लेकिन मशीन से करते हैं तो एक मशीन आती है तो बहुत सालों तक चलती है ना, कुछ थोड़ा बहुत खर्चा पानी लगता है। तो डियर फ्रेंड्स उनको, और ये लोग किससे करते थे? हाथों से करते थे, और इंग्लैंड में मशीन के द्वारा होता था। तो डियर फ्रेंड्स वहाँ का सस्ता कपड़ा मिलता था, क्योंकि उनको खर्चा पानी नहीं लगा है तो वो तो सस्ता बेचेंगे। और यूरोप में वासियों को डियर फ्रेंड्स खर्चा पानी लगा है, उनका कितना ज़्यादा पूंजी लगी है, तो वो तो उससे वसूलेंगे। वो तो उतने कम में नहीं बेच सकते ना, क्योंकि वो निकालेंगे कहाँ से? मजदूरों को पैसा कहाँ से देंगे? कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, है ना। तो यही है डियर फ्रेंड्स, उसका सामना नहीं करना पड़ा, उनको ज़्यादा झेलना पड़ा। देखिए महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः छोटे कारखानों में होता था। केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत किया जाता था, पूर्ण रूप से थोड़ा बहुत मशीन का यूज कर लेते थे बेचारे, और उनके पास तो थी ही नहीं। यूरोप में इन इलाकों में जहाँ
कुलीनबर्ग अभी भी सत्ता पर था। अभी भी यूरोप के कई इलाकों में क्या था, कुलीनबर्ग। तो आपने पढ़ा था, हमने दो वर्ग के बारे में बताया था, मध्य वर्ग और कुलीनबर्ग। तो कुलीनबर्ग अभी भी सत्ता में था, जो कि कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए थे। जो कृषक थे, जो खेती करते थे, वो सामंतों की जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे हुए थे, जिससे कि डियर फ्रेंड्स खाने पीने की चीज़ों के मूल्य में भी बढ़ने लगा, या किसी वर्ष फसल के खराब होने के कारण शहर और गांव में व्यापक गरीबी डियर फ्रेंड्स फैल गई 1830 ईस्वी में। जब क्या हो रहा, तभी से ये लोग क्रांतियों में उमड़ आए। एक तो दमनकारी नीति, ना तो आप न्यूज खबरों में छाप सकते हैं, रूढ़िवादी परंपराएं उन्होंने जैसे ही नेपोलियन को हटाया तब से चालू कर दी थी। उसी के खिलाफ तो ये राष्ट्रवाद देख रहे हैं अपन कि कैसे उमड़ा। पहले हमने देखा कि क्रांतिकारी हुई, क्रांतियाँ हुई, क्रांति के साथ साथ उसको बढ़ावा देने के लिए हमने देखा वैसी सिचुएशन थी तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, सब लोग मिलकर क्रांति करने लगे। कुछ ही ने रोमानी कल्पना की राष्ट्रता की वो करवाई, जैसे कि अपनी संस्कृति को लोकगीत, नृत्यों, नाटकों के द्वारा उजागर करने की कोशिश की, भाषा को मैन लाया। फिर हमने देखा कि जैसे ही 1830 में गरीबी का टाइम चल रहा था, लोगों की संख्या बढ़ गई थी और उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, है ना। अपन ने इतना पढ़ लिया है। देखिए 1848, अब डियर फ्रेंड्स उसके आगे पढ़ते हैं कि वो लोग परेशान थे, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा था और औद्योगिक उत्पादन के कारण इंग्लैंड में और यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे उनका प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। कृषक लोग भी परेशान थे क्योंकि वो कुलीन वर्गों से और जिम्मेदारियों से, सामंती व्यवस्था की जिम्मेदारियों से वो दबे हुए थे। तो 1848 का ऐसा ही एक वर्ष था डियर फ्रेंड्स जिसमें खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी पेरिस के लोगों को सड़क पर उतार कर ले आई। मतलब जैसे ही 1848 आता है, 1830 के बाद झेलते झेलते तो इस टाइम पे डियर फ्रेंड्स और ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है। अत्यधिक बेरोजगारी, खाने पीने में कमी, तो इसके कारण पेरिस के लोग सीधे सड़क पर उतर आए। अब जगह जगह डियर फ्रेंड्स अवरोध होने लगे, विरोध होने लगे और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए, इसी के कारण जो राष्ट्रीय सभा थी, नेशनल असेंबली, उसने एक गणतंत्र की घोषणा की। 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को डियर फ्रेंड्स अब मतदान मिल गया, मतदान का अधिकार दे दिया गया। और मतदान का अधिकार से समस्या सॉल्व तो नहीं हो जाती ना। तो देखिए, और काम के अधिकारों की गारंटी दे दी गई कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित किए गए कि आपको काम दिया जाएगा। और जैसे ही लोग सड़क पर उतर आए तो 1845 में, ठीक है ना, और उनको सभी को वयस्क मताधिकार भी मिल गया और राष्ट्रीय कारखाने खोले जाने लगे जिस पर लोगों को काम मिलने लगे। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया था। 1845 की घटना सुने तो हम, जिसमें जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु उसे दाम कम देते थे, इसलिए उन्होंने बुनकरों ने क्या कर दिया, ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि उनको डियर फ्रेंड्स कपड़ा तो देते थे, बनाते थे, लेकिन ये लोग कपड़ा बुनकर कपड़ा बनाते हैं और उनको दाम कम देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार की एक घटना यहाँ पे बयान की गई है एक पत्रकार ने, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इन गाँव में डियर फ्रेंड्स 1800 आबादी वाले सूती कपड़े बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सूती कपड़ा को बुनते हैं। श्रमिक की हालत डियर फ्रेंड्स यहाँ पे खस्ता है, एक प्रकार से काम करने के लिए बेताब, लोग बहुत ज़्यादा बेताब हैं, लोगों का फ़ायदा उठाकर बेताब हैं लोग काम करने के लिए, क्योंकि उनको बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी कारण ठेकेदार लोग क्या कर रहे हैं, बुनकरों का फ़ायदा उठा रहे हैं और ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतों को गिरा दिया है। उनका यहाँ पे एक पत्रकार ने न्यूज छापी है कि उसने क्या बताया उसमें। देखिए, 4 जून को दोपहर को 2 बजे बुनकर की एक भीड़ ने अपने घरों से निकली 2 कतरा में चलते हुए ठेकेदार की कोठी में पहुंची और वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। ये बुनकर इकट्ठे होकर के गए, ठेकेदारों की कोठी में पहुंचे और वो लोग मांग के क्या कर रहे थे कि हमारी कीमतों को, मजदूरी को बढ़ा दिया जाए। उसके साथ अभी उनके साथ डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, कभी घृणा का व्यवहार होता था तो कभी उनके साथ धमकियां दी जाती थी।
इसके बाद भी यह भीड़ ज़बरदस्ती डियर फ्रेंड्स घुस गई। इस भीड़ के सामने मजदूरों के संघ के सामने मजदूरों के साथ में कभी डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता रहता था। तो इसके कारण डियर फ्रेंड्स वो भड़क करके सीधे क्या किए कि ठेकेदारों की कोठियों पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मजदूरी को बढ़ा दीजिए आप। तो ऐसे में कभी भी मांग करते थे तो उनके साथ घृणा का व्यवहार या दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन डियर फ्रेंड्स अब वो दबी नहीं और जाकर के सीधे बुनकरों की कोठी में घुस गई। चमचमाती हुई खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी हुई नफीस चीज़ों को तोड़ दी। अन्य गुट ने भंडार गृह पर भी घुस गए और भंडार गुट कपड़े को भी लूट कर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ और पड़ोस के गांव में भाग गए। लेकिन डियर फ्रेंड्स अब वो जहां भाग कर गया, हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से सभी लोग क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने हमको भी लूटा है और दूसरे गाँव वाले, दूसरे ठेकेदारों ने लूटा है। वो नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ ये लोग रहें। फिर क्या हुआ, वह 24 घंटे के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा वो बुनकर जो कि भागे थे वहाँ से। बुनकर नहीं, वो ठेकेदार। इसके बाद टकराव हुआ डियर फ्रेंड्स, जिससे 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1845 से दशक उससे स्टार्ट हो चुका था। बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, उसके मुकाबले उनको क्या नहीं मिल पा रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था। इसके कारण लोग सड़कों पर उतरने लगे, भूख में भी प्रॉब्लम होने लगी, खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल रही थी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई कपड़ों में, औद्योगिक उत्पादन के कारण इंग्लैंड के। तो अब डियर फ्रेंड्स उसको पूरे महाद्वीप को प्रॉब्लम झेलने लगी, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स एक तो ठेकेदार भी उनको क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे बुनकरों को, जिसके तहत हमने देखा जन विद्रोह कैसे हुआ। तो वो सभी लोग आकर के ठेकेदारों के घर में घुसने लगे, हमारी कीमतें बढ़ाओ। अत्यधिक बेरोजगारी होने के कारण लोगों को काम की तलाश थी, जिसका फायदा कौन उठा रहा था, ठेकेदार उठा रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे जन विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। और ये स्टार्ट कब होता है, तो ये रूढ़िवादी परंपरा के कारण डियर फ्रेंड धीरे धीरे करके ये जन विद्रोह में तब्दील हो गया, उनकी क्रांतिकारी प्रक्रिया। देखिए अब आता है 1848, उदारवादियों की क्रांति। देखिए फ्रेंड्स, 1848 में उदारवादियों की क्रांति। तो 1848 में डियर फ्रेंड्स, जब अनेक यूरोपीय देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त थे लोग, तो डियर फ्रेंड्स किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। तब उसके समांतर डियर फ्रेंड्स मध्य वर्ग जो थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी उसी टाइम। जब इस टाइम पे डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे थे, किसान थे, मजदूर थे, सभी लोग क्या कर रहे थे, भूखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण विद्रोह कर रहे थे। उसी टाइम पे एक क्रांति का चल रही थी पढ़े लिखे लोगों की, मध्य वर्गों की, जो कि फरवरी 1848 में घटनाओं से, जिससे कि डियर फ्रेंड्स एक साइड विद्रोह, एक साइड क्रांति, जिसके कारण 1848 में राजा को क्या छोड़नी पड़ी, गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित थी। सभी को मताधिकार दिया गया। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगरिया साम्राज्य, वहाँ पे डियर फ्रेंड्स अभी ये लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्ग थे, जो कि डियर फ्रेंड्स आज़ादी की चाह रखते हैं। मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया कि आप यहाँ पे संविधान और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को उन्होंने जोड़ दिया। और उन्होंने बढ़ते हुए जन असंतोष का भी फायदा उठाया। किन्होंने डियर फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रो-हंगरिया के लोग थे, उदारवादी मध्यम वर्ग लोग थे, जो कि चाहते थे कि जर्मनी उनका एकीकरण हो और संविधानवाद की मांग कर रहे थे। उन्होंने डियर फ्रेंड्स इन सबका, ये सिचुएशन को देखते हुए सबका फायदा उठाया और राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को डियर फ्रेंड्स उन्होंने और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। और यह राष्ट्र राज्य संविधान की स्वायत्तता, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय नियमों पर आधारित था। तो डियर फ्रेंड्स, इनकी मांग क्या थी कि संविधान को बनाया जाए, राष्ट्र राज्य, और क्या किया जाए, सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए, न्यूज प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए, स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाया, एकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये 1848 की बात चल रही है।
इसके बाद ये कहाँ पे, जहाँ पे सभी एकीकरण नहीं हुआ था, पूरे यूरोप की बात चल रही है, यहाँ पे ऐसी स्थिति, एक साइड जन विद्रोह हो रहा है, मजदूरी वाले किसान लोग, मजदूर लोग, दूसरी साइड हम देख रहे हैं कौन विद्रोह कर रहा है, क्रांति कर रहा है, जो कि शिक्षित वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है, मध्यम वर्ग, उदारवादी लोग, और एक साइड जिनका एकीकरण नहीं हुआ है, जो राष्ट्रवाद की मांग कर रहे हैं। तो सभी ने इकट्ठा होकर के जब काम किया डियर फ्रेंड्स, तो फिर क्या है, फिर तो उन्हें बात माननी, इसके कारण राजा को भी गद्दी छोड़नी पड़ी, मांग को प्रबल हो गई। इसके बाद देखिए, जर्मन के इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया गया। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक नेशनल असेंबली बुलाई गई, मतदान का फैसला लिया गया, जिसमें 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट शहर में संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। वहाँ पे जाकर के उनको निर्वाचित हुआ मताधिकार के द्वारा डियर फ्रेंड्स, निर्वाचन हुआ 1848 में, और जो सभी जो जीते तो उनको संसद में भाग लिया उन्होंने। कितने सदस्य जीते? 1831 सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद में, जहाँ पे संसद बुलाई गई, वहाँ पे उन पर स्थान ग्रहण किया। अब यही लोग निर्णय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, जो निर्वाचित सदस्य। तो यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान प्रारूप तैयार किया। किन्होंने 831 सदस्य निर्वाचित होकर गए। इसके बाद संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को डियर फ्रेंड सौंपी गई जिसे संसद को अधीन रहना था। और इसके राष्ट्र की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जो राजा इसके अंदर जो संसद बनी हुई है उसके नियम कानून के अधीन आपको रहना होगा, वही अध्यक्षता कर रहा था। जब प्रतिनिधियों ने प्रुसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्हें संसद के अधीन रहना था, है ना। उन्होंने उन राजाओं का साथ दिया जो कि निर्वाचित सभा का विरोध करते थे, कि आप निर्वाचित जो सभा हुई है उसका विरोध करते थे। तो वहाँ पे भी डियर फ्रेंड्स, प्रुसा ने भी ये मुकुट पहनने से मना कर दिया कि हम संसद के अधीन राज्य नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया, उसका साथ देना स्टार्ट कर दिया। किनका? जो कि निर्वाचित सभा जो असेंबली बुलाई गई है फ्रैंकफर्ट में, तो उसके विरोध में चले गए। जहाँ डियर फ्रेंड्स कुलीनबर्ग सेना का विरोध बढ़ गया और वहीं संसदीय सामाजिक आधार जो था वो आधार हो गया, कमज़ोर हो गया। संसदीय संसद का आधार कमज़ोर हो गया। कुलीनबर्ग भी विरोध करने लगा और जो निर्वाचित सदस्य थे उनका विरोध बहुत सारे राजा कर रहे थे और ये भी जाकर के करने लगा। इससे इनका सामाजिक आधार क्या पड़ गया? कमज़ोर पड़ गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक रहा। संसद देखिए तो हम जिन्होंने मजदूर और कारीगरों का मांग का विरोध किया। तो डियर फ्रेंड्स अब यही लड़ना शुरू कर दी। एक गलती ये हुई, संसद की जो मध्य वर्गों का प्रभाव डियर फ्रेंड्स वहाँ अधिक था और वो लोग क्या कर रहे थे? मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करने लगे, जिससे उनका समर्थन ही खो बैठे वो। और अंत में सैनिक को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने में मजबूर हो गई। तो डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यही होती है, हमें इससे ये सीख मिलती है कि यदि हम लड़ रहे हैं, अभी हमारे एकता थी कि यहाँ पे मजदूर वर्ग भी लड़ रहे थे, मध्यम वर्ग भी लड़ रहे थे, क्रांतिकारी भी लड़ रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स उनको मजबूर होना पड़ा था उन राजाओं को। लेकिन डियर फ्रेंड्स जैसे ही संसद में इन दोनों की बात छिड़ गई, कौन कौन की? मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग, दोनों के विरोध होने लगे विचारों में। तो डियर फ्रेंड्स इससे फिर क्या हुआ? फ़ायदा तीसरे ने उठा लिया, उससे सेना को बुलाया गया और उनको संसद को भंग कर दिया गया। वरना तो सेना आ ही नहीं पाती यदि ये एकजुट रहती तो, है ना। तो यही हुआ। फिर क्या हुआ? देखिए, उदारवादी आंदोलन के अंदर जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का जो मुद्दा विवादास्पद पड़ा था कि उनको राजनीतिक अधिकार मिले नहीं मिले, एक विवाद में डला हुआ था। हालांकि आंदोलन के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठन स्थापित किए, जैसे अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान
मताधिकार से भी वंचित रखा गया था। जब वो सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित हो गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षक की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, मताधिकार चाहती थी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब संसद का चुनाव हो रहा था, जो संसद बनी हुई थी, है ना, जो नेशनल असेंबली, तो उस टाइम पे उनको सिर्फ डियर फ्रेंड्स देखने के हिसाब से उनको रखा गया था कि आप देख सकती हैं, बोल नहीं सकती। मतलब क्या है तो फिर, है ना। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाईं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस टाइम पे सैनिक को बुला कर के जो संसद थी उसको तो भंग करवा दिया गया, है ना, और उसको दबाने की कोशिश की गई 48 में। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इतने भी ये लोग नहीं दबे थे, इतने भी कि वो लोग पूरी रूढ़िवादी परंपराएं पहले की तरह अपनाती रहें। लेकिन हाँ, नहीं हो पाई, कामयाब नहीं हुए ये सरकार, किंतु उन्हें पुरानी व्यवस्था को बहाल कर पाए, ऐसा नहीं हो पाया। और राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी की रियायत, उनको क्रांति के दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता है रियायत दे करके। जो क्रांतिकारी हैं, उन उदारवादी जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हैं, इनको रियायत, इन जो मांग रख रहे हैं, इनको रियायत इनमें देनी ही होगी, वरना हम दमन चक्र से इनको समाप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य पूर्वी यूरोप को निरंकुश राजाशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो कि पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। तो डियर फ्रेंड्स, जो कि पहले रूढ़िवादी परंपरा जो आई थी वो कब से आना शुरू हुई थी? नेपोलियन के बाद से, 1815 से, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने 1815 के पहले हो चुके परिवर्तनों को पुनः उनको अपनाया, स्वीकार किया। इस प्रकार हैब्सबर्ग के अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस में भूदासत्व, बंधुआ मजदूरी को उनको लास्ट में समाप्त करना पड़ा, और हैब्सबर्ग के शासक ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इसे निरंकुश मैग्यार के प्रभुसत्ता को रास्ता साफ हो गया, है ना। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, यूरोप का राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्रांतिकारी आए, है ना। जैसे ही नेपोलियन का टाइम आता है तो फिर बाद में वो नेपोलियन का राज्य जैसे ही जाता है, इसके बाद उनको हरा दिया था नेपोलियन ने। नेपोलियन को किसने हराया था? प्रसा ने, ब्रिटेन ने और जर्मन के लोगों ने, और एक और था कौन? इंग्लैंड, है ना। तो ये ब्रिटेन ने, तो डियर फ्रेंड्स, इन्हें हरा दिया था। फिर बाद में रूढ़िवादी परंपरा स्टार्ट की। रूढ़िवादी परंपरा के कारण जो नेपोलियन ने जो सुधार किए थे उनको हटा दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को क्रांतिकारी होने लगी, क्रांति स्टार्ट होने लगी, बहुत सारे लोग भड़कने लगे, है ना। लेकिन उनको दबा दिया जाता था बार बार, लेकिन फिर बाद में दबा दिया जाता था। दबाने के कारण उनको ज़्यादा उनको जो क्रांति करते थे उसे भूमिगत कर दिया जाता था, भूमि से विहीन कर दिया जाता था। सेंसरशिप की व्यवस्था लागू की गई थी, इस प्रकार उसका दमन होता था। तो डियर फ्रेंड्स, फिर बाद में क्या हुआ, लोगों ने 1830 आया। 1830 में लोगों ने अत्यधिक विद्रोह होने लगे, क्रांति आई, है ना। क्रांतियाँ होना स्टार्ट हो गई। बहुत सारे जो हमने पढ़ा था मैथ्नी जूसेफ थे, उन्होंने क्रांति स्टार्ट कर दी, एकीकरण की मांग रखी। इसके बाद जब उनको दबा गया तो 1830 में स्पष्ट रूप से क्रांति सामने आई, उभर कर आई। फिर बाद में पुनः उसको दबा दिया जाता था, लेकिन डियर फ्रेंड्स पूर्ण रूप से नहीं दबी। फिर आता है, लोगों ने क्या किया, संस्कृति को अपनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। भाषा के कारण भी लोगों ने, यहाँ पे जो हम देख रहे थे पॉलिसी भाषा थी, उस जहाँ पे उसको रूसी भाषा बुलवाया गया, स्कूलों में नियंत्रण कर दिया कि आप पॉलिसी भाषा नहीं बोल सकते बल्कि रूसी भाषा का प्रचार करें, और जिन्होंने बोला तो उनको कारीगर जेल में डाल दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ, लोगों ने लोकगीत और राष्ट्रीय गीत, नाटकों के माध्यम से रोमानी कल्पना, राष्ट्रवाद की स्टार्ट शुरू किया। उसके माध्यम से लोगों को भावनाएं जगाई गईं और फिर से क्रांति आई। फिर भूख और कठिनाइयों के कारण भी लोगों ने जन विद्रोह स्टार्ट कर दिए, जन विद्रोह स्टार्ट हो गया। फिर बाद में 1848 आया। 1848 में अभी हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे चारों ओर दमन होने लगे। एक तो जन विद्रोह होने लगा, दूसरा क्रांतिकारी, मध्यम वर्ग, सभी एकीकरण को जोड़ देने लगे। संसदीय व्यवस्था आई। संसदीय व्यवस्था में बहुत सारे राजाओं ने भाग लिया और कुछ ने अस्वीकार कर दिया कि हमें संसद के अधीन रहना पड़ेगा। फिर बाद में क्या हुआ,
मध्यम वर्ग और जो मजदूर वर्ग थे उनके विचार में घसाव आ गया, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स उसको सैनिकों के द्वारा उसको नेशनल असेंबली को हटा दिया गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा कि इसको तो हटा दिया गया लेकिन महिलाओं को भी अधिकार नहीं मिला। इसके बाद इन राजा लोग समझ गए कि अब इनको इनकी रियायतें इनको देनी ही पड़ेगी क्रांतिकारियों को। लास्ट में डियर फ्रेंड्स यही हुआ कि भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी जो प्रथा थी उसको समाप्त करना पड़ा, बहुत सारी रियायतें देनी पड़ी, है ना। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब के कारण, दमनकारी नीतियों के कारण राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना कभी क्रांतिकारियों के कारण उभरी तो कभी लोक नृत्य और लोकगीतों के माध्यम से उभर कर सामने आई। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का समझ में आ गया होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब डियर फ्रेंड्स इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।